जय हिंद। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल स्टडी आजम। और आज का इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह, उसमें हुए इवेंट्स और उसका रिजल्ट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिले। तो बात करते हैं अर्ली 20th सेंचुरी की। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्रीज़ का दबदबा था। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनाइज कर लिया था, पर उनके खुद के रिश्ते जो थे वो ठीक नहीं थे। फ्रांस के दो शहर एल्सेस और लॉरेन जर्मनी के कब्जे में थे, जो फ्रांस को वापस चाहिए थे। और ब्रिटिशर्स भी जर्मनी की बढ़ती नेवी को देख जलने लगे थे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी की। ऑस्ट्रिया हंगरी में एक जगह था जिसका नाम साराजेवो था। वहाँ पे सर्बियंस और बॉस्नियंस रहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो जो साराजेवो जगह है वो सर्बिया में हो, ना कि ऑस्ट्रिया हंगरी में। तो इसलिए उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा वहाँ के गवर्नमेंट से और ऑस्ट्रिया हंगेरियन से होते रहता था। दिनांक 28 जून 1914 आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, अपनी वाइफ के साथ साराजेवो शहर घूमने निकले। उस दिन एक 19 साल का लड़का जिसका नाम गौरिलो प्रिंसिप था, उसने आर्कड्यूक और उसकी बीवी की गोली मारकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि यह एक प्री प्लान असासिनेशन था, क्योंकि हम जानते हैं सर्बियंस और बॉस्नियन को वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी को यह पता चला कि उनके राजकुमार की हत्या कर दी गई है, ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी को अपने साथ ले लिया और सर्बिया पे सारा आरोप लगा दिया और उनसे इसका कंपनसेशन मांगा। लेकिन सर्बिया ने यह कंपनसेशन देने से डिनाई कर दिया। यहाँ से वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ हो गया। उधर सर्बिया का दोस्त रूस उसके साथ आ गया। फ्रांस ने एल्सेस और लॉरेन की वजह से सर्बिया से दोस्ती कर ली और इस तरह वर्ल्ड वॉर 1 डिक्लेयर हो जाता है। बात करते हैं 12 अगस्त 1914 की। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर अटैक कर दिया पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, और उस बैटल को नाम दिया बैटल ऑफ कोलुबार और बैटल ऑफ सेर। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी को मुंह की खानी पड़ी। वर्ल्ड वॉर 1 अब दो पार्टीज में बढ़ चुका था। एक थे एलाइड, दूसरे थे सेंट्रल पावर। एलाइड में जो देश थे वो तो हम जानते ही हैं, सर्बिया, रशिया, फ्रांस। बाद में इसमें बेल्जियम, जापान, मॉन्टेनेग्रो, इटली और पूरा ब्रिटिश एम्पायर ने ज्वाइन किया। यूएस, रोमानिया, पोर्तुगल, ग्रीस, सियान और चाइना, ये सारे एलाइड की तरफ थे। अब सेंट्रल पावर्स में जो देश थे वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया थे। अब जर्मनी फ्रांस पे अटैक करना चाह रहा था, लेकिन फ्रांस के बॉर्डर पे बहुत बड़े बड़े किले थे जिससे उनको परेशानी हो रही थी। इसीलिए जर्मनी बेल्जियम के थ्रू फ्रांस पे अटैक करने का सोचा। लेकिन बेल्जियम एक न्यूट्रल देश था जिसे जर्मनी ने कब्जा कर लिया। यह देख कि जर्मनी न्यूट्रल देशों पे हमला कर रहा है, ब्रिटिश एम्पायर जर्मनी के खिलाफ अलाइड पावर को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ब्रिटिशर्स बेल्जियम की तरफ से फ्रांस को साथ लेकर जर्मनी से लड़ने लगे और उनके बॉर्डर पर ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो गया। ट्रेंच वॉरफेयर क्या होता है मैं आपको बता दूं तो एग्जांपल में बॉर्डर मूवी ले सकते हैं कि मूवी में दर्शाया गया है कि किस प्रकार भारत के मात्र 120 सोल्जर्स ने पाकिस्तान के टैंक्स को डीजल के आंसू रुलाया था और उनके सैनिकों को भारत के अंदर आने से रोका था। अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं कि भारतीय सैनिकों ने कुछ ट्रेंचेस बनाए थे, कुछ वैसे ही ट्रेंच वॉरफेयर होता है। अंतर ये होता है कि इस वॉरफेयर में दोनों साइड ट्रेंचेस होता है और बीच के जगह नो मैंस लैंड होता है। प्रयास एक दूसरे के ट्रेंचेस को पूरी तरह से खत्म करने का होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं क्योंकि सोल्जर्स नो मैंस लैंड को होते हुए फाइट लेते हैं और क्रॉस करते हैं। जैसे ही ट्रेंच वॉरफेयर शुरू होता है, जर्मनी अपने सैनिकों को रसिया से बुला लेता है। देखिए, रसिया एक बहुत बड़ा देश था, उसको उसके सैनिकों को जमा करने में बहुत समय देना पड़ता था, जिसके वजह से जर्मनी वहाँ अपनी पकड़ बनाए हुए था। लेकिन जैसे ही उसने सैनिक विड्रॉ किए रसिया से, बेल्जियम ट्रांसफ़र किया, रसिया में जर्मनी वीक हो गया और इस तरह जर्मनी 3 दिशा से घिर गया। उधर रसिया से एक तरफ, ईस्ट में ब्रिटिश से और साउथ में सर्बिया से। अब ट्रेंच वॉरफेयर की बात करते हैं। ट्रेंच वॉरफेयर में क्या होता है कि ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम अपने बहुत से सैनिकों को नो मैंस लैंड से होते हुए जर्मनी के ट्रेंचेस पे हमला करने को बोलता है, जिनमें ब्रिटिश के कई हजार सैनिक मारे जाते हैं क्योंकि नो मैंस लैंड एक खुला एरिया होता है और दूसरी साइड से ट्रेंचेस में छुप के गोलियां चलाई जाती हैं। कैजुअलिटीज तो बहुत होती हैं, पर सैनिकों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि वो जर्मनी के ट्रेंचेस पे काबू पा लेते हैं। यहाँ से ट्रेंच वॉरफेयर खत्म हुआ। यूरोप से दूर ऑस्ट्रेलिया और एशिया की ओर चलते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, न्यू गिनिया को कैप्चर किया, जो कि एक जर्मन कॉलोनी थी। उधर जापान अलाइज ज्वाइन कर लिया, वो भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था, उसको भी अपनी टेरिटरी बढ़ानी थी, इसलिए वो आसपास की जर्मन कॉलोनीज और आइलैंड लेने लगा। उधर इटाली भी अलाइज ज्वाइन कर लिया। कैसा वॉर था, सब अलाइज की तरफ। ऑस्ट्रिया हंगरी को इससे बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि इटाली उसके साथ बॉर्डर शेयर करता था।
फिर आती है बारी ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर में पहले इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी। बल्कान वॉर में वो रशिया से बहुत बुरी तरीके से हार चुका था, जो कि वर्ल्ड वॉर के पहले हुआ था। वर्ल्ड वॉर की छाँव में वह रशिया पे अटैक कर देता है अपने टैंकों की मदद से। अब उसको मजबूरन सेंट्रल पावर को ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि रशिया एलाइज का बहुत ही पावरफुल मेंबर था। ऑटोमन तीनों तरफ से अटैक करना चाहता था, पहले रशिया को, फिर अफ्रीका के साइड ब्रिटिशर्स को, फिर यूरोप के साइड, लेकिन बदकिस्मती से वो तीनों हार गया। उधर जर्मनी अफगानिस्तान में गया और उधर से इंडिया में अटैक करना चाहा, लेकिन अफगानिस्तान में वो जाके वहाँ नशे करने लगा, जो कि अफगानिस्तानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह इंडिया पे अटैक करने से नाकाम रहा। आपने तो बुल्गारिया का नाम सुना ही होगा। बुल्गारिया को अपना टेरिटरी बढ़ाना था, इसलिए लालच में आके वह सेंट्रल पावर ज्वाइन कर लेता है और ऑस्ट्रिया हंगेरी को साथ मिलके सर्बिया को नॉकआउट कर देता है। सर्बियन ट्रूप्स वहाँ से अल्बानिया चले गए। अल्बानिया एक न्यूट्रल कंट्री था, फिर भी ऑस्ट्रिया हंगेरी उसको भी नॉकआउट कर देता है। अब वापस चलते हैं यूरोप में। फ्रांस की एक सिटी वर्डन पे जर्मनी अटैक कर देता है। बहुत मुश्किल से फ्रांस उसको बचा लेता है कैप्चर होने से। मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता है। फ्रांस ब्रिटिश को बोला जर्मनी भी बेल्जियम के साइड से अटैक करने। बेल्जियम तो याद है ना, ट्रेंच वॉरफेयर में। हाँ, दूसरी साइड जर्मनी रशिया पे भी भारी पड़ रहा था। फिर रोमानिया वॉर ज्वाइन कर लिया, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी उसको अटैक करके उसका भी 60% टेरिटरी ले लेता है। ग्रीस का नाम तो आप सबने सुना होगा। ग्रीस में इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी उस समय। वहाँ का राजा बोल रहा था कि सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन करना है और पीएम बोल रहा था कि नहीं, एलाइस को ज्वाइन करना है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में फिर से एक हो जाते हैं और एलाई से जा मिलते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 1 अपनी चरम सीमा पे थी। लोग लड़ते लड़ते कमज़ोर हो चुके थे। जर्मनी में स्टारवेशन और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पे थी। सारा पैसा जो है सो वार के लिए इस्तेमाल हो रहा था। सभी देश का यही हाल था। अब जो प्रश्न था कि सबसे पहले कौन हार मानेगा, अगर देखा जाए तो सबसे फायदे में यूएसए था, क्योंकि वह वार के लिए गन्स और मशीनरी सप्लाई करके वार से दूर था। तो जर्मनी मेक्सिको को लालच देके उस पर वार करने को बोलता है और कहीं से ब्रिटिशर्स ये मैसेज को इंटरसेप्ट करके यूएसए तक पहुंचा देते हैं। अब कुछ नहीं, यूएसए तो पावरफुल था ही और जर्मनी तो पूरा कमज़ोर हो चुका था। यूएसए जर्मनी और सेंट्रल पावर के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ता है और कुछ ही दिन में सेंट्रल पावर्स को धूल चटा देता है। वो लोगों को अपना हथियार डालना पड़ता है और इस तरह वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हो जाता है यूएसए के आने से। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कुछ फैक्ट्स कि वर्ल्ड वॉर 1 में 40 मिलियन लोग कैजुअल्टीज हुई थी, 20 मिलियन डेथ हुए थे और 20 मिलियन घायल हुए थे। और जो धमाके फ्रांस में होते थे वो लंदन तक सुनाई देते थे। तो आप इससे यह अंदाज़ा लगा सकते कि कितना भयानक ये वॉर होगा, ठीक है, और किस तरह यूएसए के आने से यह वॉर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो नीचे पेटीएम का लिंक दिया है, मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको पेटीएम का लिंक नहीं मिलता है तो बस सब्सक्राइब का बटन दबा दें।